बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी मेज़बान हिना न्याजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। थैंक यू हिना, गुड मॉर्निंग। वी होप आप बिल्कुल खैरियत से हैं। जनाब, सियासी मंजरनामा जो है सबसे पहले तो उसकी हम बात करेंगे क्योंकि पीटीआई की जानिब से जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई, आज जुमा है और लाहौर के लिबर्टी चौक से पीटीआई का ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगा। लॉन्ग मार्च के ऐलान के फ़ौरन बाद ही जो सूरत हाल बनी उसमें डीजी ISPR, डीजी ISI कौम के सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सहाफ़ियों के बहुत से सवालात के उन्होंने जवाबात भी दिए और वो कंट्रोवर्सीज़ जो फ़ौज के ख़िलाफ़ फैलाई जा रही थी अरशद शरीफ के कत्ल के बाद, उस मुतालिक भी आके उन्होंने कुछ चीज़ें वाज़े की। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी, इमरान खान से मुलाकात के हवाले से भी उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े वाज़े अंदाज में जो बताया। आइए पहले तफसील से वो जानते हैं, फिर वापस आकर इस पर बात करते हैं। डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फौज की क़यादत ने खुद को सियासत से अलग रखने का फैसला किया है। मार्च 2021 के बाद किसी इलेक्शन में फौज या ISI की मुदाखलत के सबूत हैं तो सामने लाएं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने मजीद कहा कि इस साल मार्च से हम पर बहुत प्रेशर है, लेकिन हमने खुद को आईनी किरदार तक महदूद रखने का फैसला किया। डीजी ISI ने कहा कि सदर पाकिस्तान की जिन मुलाकातों का कहा जा रहा है वो मुलाकातें हुई, ताहम वो मुलाकातें मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है, दोस्तों और दुश्मनों का फैसला करना मुंतखब हुकूमत का काम है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने लॉन्ग मार्च पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन में हर एक को एहतजाज का हक है, हमें किसी के एहतजाज, लॉन्ग मार्च या धरने पर एतराज नहीं, जहाँ जरूरत होगी हम सिक्योरिटी फराहम करेंगे। तो जनाब, डीजी ISPR और डीजी ISI ने बहुत तफसील से ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और सहाफ़ियों के सवालात भी लिए और उनका ये कहना था कि मार्च 2021 के बाद से फ़ौज का कोई किरदार नहीं है सियासत में। और उन्होंने ये भी बताया कि रात के अंधेरे में मुलाकातें की जाती थी और सुबह उठ के जिनसे मुलाकात की जाती थी उन्हीं को गद्दार कहा जाता था, और अगर वो गद्दार हैं, अगर उनको गद्दार ही कहा जाना है तो फिर मुलाकातें क्यों करते हैं। और फिर ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी बताया कि एक्सटेंशन की बातें क्यों की, जब साइफर वाला मामला आया, रजीम चेंज, गवर्नमेंट चेंज की बातें हुई, तो उस पर भी डीजी ISI और डीजी ISPR ने कहा कि ये जो मामला है हुकूमत की तब्दीली का, इसमें भी फ़ौज का कोई किरदार नहीं है। तो ये तफसील आपने जानी, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। राना मुबशिर साहब हमारे साथ होंगे जिनसे हम ये पूछेंगे कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पेश आई, और अब जब आज पीटीआई का लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो रहा है तो लॉन्ग मार्च की सूरत हाल क्या है वो जानने के लिए हम लिबर्टी चौक चलते हैं, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। मोहम्मद वकास, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, लॉन्ग मार्च की तैयारियां कैसी चल रही हैं पीटीआई की? जी देखिए, पीटीआई ने आज जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है और आज 11 बजे के करीब जो है वो कारकुनान लिबर्टी चौक में जमा होंगे। इस वक्त मैं लिबर्टी गोल चक्कर पे मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो इस लॉन्ग मार्च के लिए इस्तकबालिया कैंप्स हैं वो भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। गुज़िश्ता रात से हमने देखा था कि कारकुनान यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए थे। इमरान खान ने गुज़िश्ता रात लिबर्टी चौक का दौरा भी किया था और एक मुख्तसर सा खिताब भी किया था। उसके बाद जो है वो गुज़िश्ता रात से कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे और अब भी जो है वो सुबह से ही कारकुनान की आमद का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो गया है। 11 बजे का वक्त दिया गया है कि लॉन्ग मार्च जब लिबर्टी चौक से स्टार्ट होगा, लेकिन जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इमरान खान जुमे की नमाज के बाद जो है वो लिबर्टी चौक अपने कंटेनर पर आएंगे और उसके बाद जो है वो ये काफिला, लॉन्ग मार्च का काफिला जो है वो इस्लामाबाद का रुख करेगा। लेकिन आज जो है वो सिर्फ शादरे तक का सफर किया जाएगा, उसके बाद जो है वो वहाँ क़याम पज़ीर किया जाएगा और कल जो है वो दोबारा वहाँ सफर को आगे बढ़ाया जाएगा और तकरीबन एक हफ्ते के अंदर जो है वो इस लॉन्ग मार्च को रावलपिंडी तक ले जाया जाएगा। लॉन्ग मार्च के हवाले से जो पीटीआई लाहौर की जो मरकजी क़यादत है उनकी भी तमाम तरह ड्यूटियाँ लगाई गई थी और उनको ये टास्क सौंपा गया था कि वो अपने अपने हलकों से कारकुनान को लेकर यहाँ पर काफिलों की शक्ल में यहाँ पर पहुंचेंगे, जिस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद और डॉक्टर मुराद रास और दीगर जो सूबाई वज़रा हैं वो अपने काफिलों के जरिए जो है वो लिबर्टी चौक पहुंचेंगे। और कहा यह जा रहा है और 11 बजे के बाद जो है वो यहाँ पर गहमा गहमी हमें देखने में नजर आएगी। अभी की सूरत हाल ये है कि लिबर्टी चौक के इतराफ में जो है वो बैनर्स और पैनाफ्लेक्सिस लगा दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो लॉन्ग मार्च का रूट है वहाँ पर मुख्तलिफ जगह पर जो है वो कैंप्स भी लगाए गए हैं, इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं, जहाँ पर लॉन्ग मार्च का
इस्तकबाल किया जाएगा। इसके साथ साथ जो कारकुनान है वो मुल्क भर से यहाँ पर आ रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा है कि आज़ाद कश्मीर से अभी हमें कुछ कारकुनान यहाँ पर मिले। इसके अलावा जो KPK से भी कारकुनान की आमद का यहाँ से जो सिलसिला है वो जारी है। कारकुनान का हमने जोश और खरोश भी यहाँ पर देखा। उनका कहना है कि जब तक इमरान खान कहेंगे वो इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे। इमरान खान ने कल ये भी कहा था कि जहाँ पर आबादी वाले इलाके आएंगे वहाँ से पैदल मार्च भी किया जाएगा। तो एक पूरा प्लान तरतीब दिया गया है इस मरतबा PTI की जानिब से, क्योंकि 25 मई को जब ये लॉन्ग मार्च किया गया था उस वक्त पंजाब में जो हुकूमत थी वो मुस्लिम लीग नून की थी, जिसके बायस जो है वो PTI को खासी रेजिस्टेंस का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ा था। और हमने देखा था कि जो PTI की मरकजी क़यादत थी वो लाहौर से बाहर भी नहीं निकल सकी थी। लेकिन अब जबकि पंजाब में हुकूमत PTI की है, परवेज इलाही वज़ीर आला है, तो अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। लॉन्ग मार्च को वेलकम करने के लिए पूरे शहर में जो है वो बैनर्स लगाए गए हैं और एक भरपूर तैयारी के साथ जो है वो ये लॉन्ग मार्च किया जा रहा है। जो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है वो यही है कि पूरी तरह से जो हुकूमत की जो सपोर्ट है वो यहाँ पर PTI के साथ है। और इस सिक्योरिटी की अगर बात करें तो लॉन्ग मार्च के हवाले से कल CCP और लाहौर से भी इमरान खान की खुसूसी गुफ्तगू हुई, खुसूसी बातचीत हुई। उन्होंने भरपूर जो है वो सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत भी जारी की है, जिसके बाद जो है वो आज लॉन्ग मार्च पर जो काफिला जब यहाँ से रवाना होगा तो उसको भरपूर अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाएगा। तो इस मरतबा जो है वो PTI कारकुनान के लिए भी खासी आसानी है, क्योंकि कोई रुकावट नहीं है। गुज़िश्ता 25 मई को हमने देखा था कि कारकुनान को शेलिंग का भी सामना करना पड़ा। जो अमवात थी, अमवात भी हमें देखने में आई। उसके बाद खासी रेजिस्टेंस डॉक्टर यास्मीन राशिद पर की गाड़ी तोड़ी गई। इसके साथ साथ जो दीगर PTI के रहनुमा थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आज वही रहनुमा है, वही कारकुनान है जिन्हें भरपूर इस्तकबाल के साथ जो है इस लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत दी गई है। और कहा यह जा रहा है कि ये लॉन्ग मार्च हकीकी आज़ादी का लॉन्ग मार्च है और इस्लामाबाद जाएगा। उसके बाद जो है वो इमरान खान अपना अगला लायहा अमल देंगे। जी अच्छा वकास, मैं ये भी जानना चाहूँगा, आपने सूबाई हुकूमत की सपोर्ट की बात की, तो उस मुतालिक भी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि काफ लीग जो है वो इत्तेहादी है PTI की पंजाब गवर्नमेंट में, तो ये सपोर्ट सिर्फ इसी हद तक है कि लिबर्टी चौक में जब इकट्ठा हुआ जाएगा, जिस तरह आपने माजी की मिसाल दी कि लास्ट टाइम जब यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए तो शेलिंग की गई थी, ये सपोर्ट सिर्फ यहीं तक रहेगी या फिर काफ लीग के रहनुमा या काफ लीग के जो वोटर सपोर्टर्स हैं वो भी इस मार्च का हिस्सा होंगे? जी देखिए, ये एक बहस है। काफली के जो मौना सलाई हैं, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक ट्वीट किया था जिस पर उन्होंने कहा था कि वो इस लॉन्ग मार्च में शिरकत भी करेंगे और मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो इसको सपोर्ट भी करेंगे। तो लेकिन अभी तक हमें काफली का कोई सपोर्टर या वोटर या कोई पार्टी परचम यहाँ पर हमें नजर नहीं आया, बल्कि पूरे लाहौर में सिर्फ PTI के पार्टी परचम लगाए गए हैं। इसके साथ साथ PTI के जो MPs MNAs हैं उनके हवाले से जो है बैनर्स और पैनाफ्लेक्सेस लगाए गए हैं। पंजाब हुकूमत की आपने बात की तो पंजाब हुकूमत यकीनन जो मावनत करेगी वो सिक्योरिटी के मामलात है और कोई रुकावट नहीं आने देगी, बल्कि इसको सपोर्ट करेगी कि ये पूरे तरीके से जो है वो लॉन्ग मार्च एक मुनज़्ज़म तरीके से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करे। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत से कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें उन्होंने चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और IG को एक मरासला लिखा और ये कहा है कि अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से जो है वो वफाक के अहकामात पर अमल दरामद किया जाए। तो अब ये देखना होगा कि उस नोटिफिकेशन पर जो IGs हैं और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी हैं वो किस तरह से अमल दरामद करवाते हैं। दूसरी जानिब काफ लीग का अभी तक हमें कोई नजर नहीं आया। हमने माजी में भी देखा जब 25 मई का लॉन्ग मार्च किया गया था तो उस वक्त भी काफ लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात थी, लेकिन कोई शिरकत नहीं की गई। कल जो काफ लीग के रहनुमा है चौधरी शुजात हुसैन, उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि परवेज इलाही जो है वो पाकिस्तान के और पंजाब के वजीर आला है, किसी पार्टी के वजीर आला नहीं है, लिहाजा वो इस लॉन्ग मार्च के हवाले से अपनी जो आईनी जिम्मेदारी है उनको निभाएं। तो अब ये देखना होगा कि काफ लीग इस लॉन्ग मार्च में किस हद तक शिरकत करती है, क्योंकि अब जब इमरान खान जुमे के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे तो उस वक्त सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि क्या परवेज इलाही भी इनके साथ आते हैं या नहीं आते। अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं है कि वज़ीर आला पंजाब जो है परवेज ठीक हो गया। मोहम्मद वकास, ये बताइएगा कि जब ये काफिला रवाना होगा लिबर्टी चौक से और इनका कयाम किस जगह होगा, शाहदरा में किस जगह पर होगा एग्जैक्टली? जी देखिए, जब ये लाहौर से जुम्मे की नमाज के बाद जब ये काफिला रवाना होगा तो इसमें मुख्तलिफ जो इस्तकबालिया कैंप्स हैं, 5 से 6 रूट बनाए गए हैं। 5 से 6 जगह ये काफिला रुकेगा। सबसे पहला जो रूट आएगा वो फिरोजपुर रोड है, उसके बाद दाता दरबार है, उसके बाद जो है वो आगे शाहदरा में जो है वो क्याम पजीर होगा, उसके बाद जो है ये रात वहीं क्याम पजीर होगा, उसके बाद अगले दिन जो है वो मुरीदके की तरफ रवाना होगा। तो इस मरतबा जो लॉन्ग मार्च किया गया है वो पूरे एक प्लान के साथ किया गया है ताकि कारकुनान जो है वो थकावट का शिकार ना
हो, और जो दूसरे सूबों से जो काफिले आने हैं उनको अभी जो है वो चलने की का नहीं हिदायत की गई। वो उसी रोज अब रवाना होंगे जिस रोज ये जो लाहौर वाला काफिला है ये इस्लामाबाद के करीब पहुंचेगा। तो इस मरतबा जो पीटीआई जो लॉन्ग मार्च करने जा रही है, पूरी जो प्लानिंग के साथ पीटीआई जा रही है, कारकुनान की थकावट का भी ख्याल रखा गया है, रहनुमाओं को जो है मुख्तलिफ टास्क सौंपे गए हैं, और हर जिले के जो MNAs और MPs हैं उनको मुख्तलिफ टास्क दिए गए हैं कि वो 6-6 हजार कारकुनान लेकर जो है वो अपने अपने जिले से इस लॉन्ग मार्च में शिरकत को यकीनी बनाएं। तो एक मरतबा जब ये काफिला रावलपिंडी के बाद पहुंचेगा तो उसके बाद जो है वो जो लाहौर में दीगर कायदीन और रहनुमा होंगे वो दोबारा से जो लाहौर के जो कारकुनान है उनको यहाँ से इकट्ठा लेकर जो है वो दोबारा रावलपिंडी की तरफ सफर करेंगे। तो ये एक हफ्ते का पूरा प्लान है जिसमें बिल्कुल ठीक। मोहम्मद वकास, आपने तफसीलन हमें बताया कि किस तरह इस लॉन्ग मार्च को प्लान किया गया है। लाहौर के लिबर्टी का आगाज होगा, और जिस तरह आपने बताया कि आज का जो दिन है उसमें लिबर्टी चौक से स्टार्ट होगा जब लॉन्ग मार्च, तो फिरोजपुर रोड से होता हुआ दाता दरबार रुकेगा और उसके बाद शादरा क़याम पजीर होगा। तो इस दौरान भी 2-3 मकामात ऐसे आएंगे जहां पर इस्तकबालिया कैंप्स लगे होंगे। आज रात शादरा में क़याम होगा। उसके बाद हमारे रिपोर्टर जिस तरह वकास बता रहे थे कि एक हफ्ते का ये प्लान है कि एक हफ्ते में इस्लामाबाद पहुंचा जाएगा ताकि कारकुनान भी और रहनुमा भी जो साथ मौजूद हैं वो थकावट का शिकार ना हो। तो ये सारा प्लान था लॉन्ग मार्च का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर खुशामदीद जी सुनो पाकिस्तान में। और सीनियर एंकर पर्सन राना मुबशिर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। उनसे बात करते हैं, ख़ासतौर पर DGISI और DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग पर भी उनसे बात करते हैं। राना मुबशिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा आपसे कि DGISPR और DGISI कौम के सामने आए। DGISI तो पहली बार आए और उन्होंने सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात भी दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऐसी क्या हलचल मची या ऐसी क्या नौबत आई कि इनको मीडिया के सामने आकर ये सब कुछ बताना पड़ा? There are multiple reasons for that, I personally think. देखिए, जितनी बातें होती हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, वो उसको DGISPR आके इंटरेक्ट करते हैं विद द मीडिया। अच्छा, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच गो अनआंसर्ड। वो अनआंसर्ड क्वेश्चन से मुराद मेरा ये है कि वो DGISPR तो चले डिटेल में चले जाते हैं, बट देन अगेन लोगों के जहनों में एक चीज होती है कि जी पता नहीं, प्रॉबेबली जो ISI है वो पता नहीं क्या कर रही है। चले ठीक है, वो ना एज ए जर्नलिस्ट वो होता है, चलता है ऐसे। लेकिन एक चीज जरा समझने की जरूरत है, जितनी भी इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं जहां पे भी हैं दुनिया में, कहीं भी हैं, उनके जो काम करने वाले लोग हैं, आई वुड कॉल देम लाइक अनसंग हीरोज। क्यों? ऐसे चीजें करनी होती है या ऐसा काम करना होता है जिसमें उनका कभी नाम आता ही नहीं है। ना उनके नाम आते हैं सामने, ना उनका कोई काम आता है सामने। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उस पे क्या काम होते हैं, हर काम ठीक होता है या गलत होता है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। बट देन अगेन कमिंग बैक टू आवर कंट्री, हमारा जो इंटेलिजेंस आउटफिट है वो उसको इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों इश्यूज हैं और वो दोनों को हैंडल कर रहा होता है साइमल्टेनियसली। और वो ISI के लोग हो या आर्म्ड फोर्सेस के लोग हो, वो उनको हैंडल कर रहे होते हैं। अब उनका जब पॉलिटिशियंस, कोई भी पॉलिटिशियन, मैं किसी एक पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेता, कोई भी पॉलिटिशियन हो, जब उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है या उनकी क़ियादत को, लेट मी पुट इट दिस वे, उनकी क़ियादत को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे, तो वो फौज के अंदर एक सिलसिला ऐसा है कि द बक स्टॉप्स विद द चीफ कमांडर, उस पे जाके सारी बात रुकती है। तो उसके नीचे जो सारे काम कर रहे होते हैं ना, वो डीमोरल होना शुरू हो जाते हैं कि जी ये टीवी पे बैठा हुआ फलां बंदा या अखबार में फलां पॉलिटिशियन ऐसे बयान दे रहा है या थिंग्स लाइक दैट, तो उसमें एक इशू बन जाता है, वो डीमोरल होना शुरू हो जाता है। और जब वो वहां पे लंगर गपशप होती है, जो फौज में कहते हैं लंगर गपशप जो होती है, उसमें वो कहते हैं देखो जी हमारे फलां ABC जर्नैल को या फलां ब्रिगेडियर को उन्होंने जनाब फलां टीवी वालों ने या फलां अखबार में ऐसे क्रिटिसाइज किया है। अब वो उससे पूछता है फिर, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो वो अपने कमांडर को या चीफ को पूछता है कि जी ये ऐसे ऐसे क्यों हुआ। तो वो सियासी गुफ्तगू नहीं होती है, वो उसका इम्पैक्ट होता है
तो उसको सियासी कह ले, जो भी कह ले, क्योंकि इम्पैक्ट कर रहा होता है उस फौजी को या उस अफसर को, इसलिए वो अपने कमांडर को, इमीडिएट कमांडर हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, जो भी हो, उसको जनाब वो पूछता है, सवाल करता है। तो वो सवाल करता है, उसको जो भी कमांडर होगा, चीफ होगा, वो उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश जरूर करता है, बट देन अगेन वो डिमोरल होना शुरू हो जाता है। अब देखें, अंदर हो, मुल्क के अंदर हो, बॉर्डर पे हो, कहीं पे हो, वो जवान सीने पे गोली भी खाता है। अब वो गोली खाते ना, वो किस लिए खाता है? उसको कुछ शौक तो नहीं है, उसके भी बच्चे हैं, वो इसलिए गोली खाता है कि हम लोग जो है, जो आम मासेज हैं, जो अवाम है, वो आराम से सो सके। अब वो गोलियां भी खा रहा है, शहादतें भी नोश फरमा रहा है, वो जनाब सब कुछ कर रहा है, लेकिन पता चलता है कि जनाब उसके पूरे इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कोई भी उसको पॉलिटिशियन जो है उसको क्रिटिसाइज करना शुरू करता है। दिस सेंड्स अ रॉन्ग सिग्नल। अब मेरा जो कंसर्न ये है, मैं ये नहीं कहता कि आप जनाब क्रिटिसाइज ना करें फौज को क्रिटिसाइज करें, जरूर करें, लेकिन पक्के पैरों पे करें। और पक्के पैरों पे अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे ना, तो उसका इम्पैक्ट भी होगा। अगर वो लोग अपनी इस्लाह करना चाहेंगे, आपकी तनकीद ऐसी कंस्ट्रक्टिव तनकीद होगी कि वो अपनी इस्लाह करना चाहेंगे, तो इस्लाह हो जाएगी। ऐसे ही हवाई फायरिंग करना या फॉर द हैक ऑफ इट आप क्रिटिसाइज करें, तो वो उसका फायदा कोई नहीं है। दिस इज माई कंसर्न। नाउ कमिंग बैक टू लॉन्ग मार्च, जी, पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, खान साहब जरूर करें। कोई भी मतलब कोई भी अपना डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता है, प्रोटेस्ट करना चाहता है, उसका राइट है पॉलिटिशियन का, जरूर करें। माय कंसर्न इज कि आप इनको थोड़ा जो है ना आर्म्ड फोर्सेस को जरा साइड पे कर दें। डीजीआई से ही हो, जो भी डीजीआई से हो, कोई ये नहीं कह रहा कि मौजूदा डीजीआई से हो, डीजीआई या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, जो भी हो, ये नहीं कह रहा कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये इस ऑफिस की रिस्पेक्ट हो जाए, जरा इस ऑफिस को रिस्पेक्ट के तरीके से या रिस्पेक्ट के तौर पे लिया जाए, ताकि उसमें जो भी बैठा हुआ है उस ऑफिस में, डीजीआईएसआई का जो भी ओहदा संभाल के बैठा हुआ है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा कोई भी बैठा हुआ है, उसकी रिस्पेक्ट हो जाए। और ये जैसे आई वुड से, मैं तो रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं जो उनको टॉन्ट किया जाए अफवाज पाकिस्तान के लोगों को, उनको टॉन्ट करना या उनके नाम रखना या उनको किसी तरीके से डीमोरल करना या उनको ऐसे सरकास्टिक रिमार्क्स देना, डोंट डू दैट। क्योंकि जो बैठे हुए हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं या हॉस्टाइल कंट्रीज जो हैं, उनको फायदा पहुंच रहा है, उनके ऑब्जेक्टिव जो है वो मीट हो रहे हैं। जब उनके ऑब्जेक्टिव मीट हो रहे हैं, तो फिर उनको क्या जरूरत है, जो मुल्क के दुश्मन है उनको क्या जरूरत है हमारे साथ जंग करने की, या टैंक या तोपे या हमारे पे जहाज चढ़ाने की? उनको तो जरूरत ही कोई नहीं है। हम उनका काम अपने घर में कर रहे हैं। सो दिस इज माय कंसर्न। हाँ, लॉन्ग मार्च करें, कुछ भी करें, पॉलिटिशियंस आपस में जो मर्जी एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें, और ये अपनी डोंट वॉश योर लॉन्ड्री पब्लिकली। दिस इज फॉर द पॉलिटिशियंस आई एम सेइंग, डोंट वॉश योर लॉन्ड्री पब्लिकली, क्योंकि उसका फायदा हमें नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है। आप वेस्टर्न मीडिया को देख ले, आप हमारे नेबरिंग कंट्री में इंडियन मीडिया को देख ले, क्या वो क्रिटिसाइज करते हैं अपनी फौज को? रॉ को क्रिटिसाइज करते हैं वो लोग? नहीं करते। आप वेस्ट में देख ले, वेस्ट की तो ये हालत है कि मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि अगर कोई चीज बताई जाती है किसी भी चीफ की तरफ से, किसी भी इंटेलिजेंस हेड की तरफ से, प्रेसिडेंट को या उस मुल्क के सरबराह को, जहां भी यूरोप हो, वेस्ट हो, जहां भी हो, वो उसको मनोमन उसको मानते हैं और वो यहाँ पे रखते हैं, इसको छाती के अंदर रखते हैं। राना मुबशिर साहब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, तारों पर तनकीद करने की बजाय सियासतदानों को मिल बैठकर मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान। राना मुबशिर साहब के पास एक बार फिर चलते हैं। और राना साहब, जिस तरह ब्रेक के बाद आप ये कह रहे थे कि नो डाउट इदारों की किरदार कुशी की बजाय या उन पर तनकीद की बजाय या जुमले और अल्फाज इस्तेमाल करने की बजाय हमें पॉलिटिशियंस को मिल बैठना चाहिए और आखिरकार पॉलिटिशियंस ने ही मसाइल का हल निकालना है। तो सवाल मेरा ये आपसे कि सर, सुप्रीम फोरम जो है वो तो हमारा पार्लियामेंट है,
और ये जो हमारे सियासतदान हैं ये पार्लियामेंट में ही बैठने से कतराते हैं। आपने भी यही कहा कि इनको ही मिल बैठना है और मसाइल का हल निकालना है, तो ये इस सियासी अदम इस्तेहकाम में ये क्यों नहीं मिल बैठते और क्यों ये मीटिंग्स नहीं करते और क्यों मुल्क आगे नहीं बढ़ाना चाहते? देखिए, मैं किसी एक सियासतदान का नाम नहीं लूंगा, बट मैं ओवरऑल सारे पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं कि कौन जाके ये सारे पॉलिटिशियन जाके ये जीएचक्यू में अंदर, आईएसआई के दफ्तरों के बाहर, एमआई के दफ्तरों के बाहर, किसी जमाने में तो लाइनें लगी होती थी गाड़ियों की, और ये जाके वहां पे सबसे मुलाकातें करते थे और इनको कन्विंस करते थे। जो भी जर्नल होता था वहां पे, जो भी जनरल होता था उसको जाके कन्विंस करते थे, जनाब ये देखो साढ़े नाल ज्यादती होगी, ए फलानी गवर्नमेंट जड़ी इनू घर भेज दो एंड थिंग्स लाइक दैट। उसके आगे बड़ी एक बहुत बड़ी यहाँ पे कहानी है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है यहाँ पे कि ये सियासतदान खुद जाते होते थे इनके पास। अभी अगर लेटली बात की जाए तो अभी भी यही हालत है, लेकिन जरा मॉडस ऑपरेंडी चेंज हो गया, जरा तरीकाकार मिलने मिलाने का फौज वालों से चेंज हो गया। अब मतलब कि कोई रात को जाके मिलता है तो कोई दिन को जाके मिलता है, और कोई एक जगह पे मिलता है, कोई दूसरी जगह पे मिलता है। सो वो अब तरीकाकार डिफरेंट हो गया। बट देन अगेन मैं फिर उसी चीज पे कायम रहूंगा कि मैं किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं ले रहा। माय पॉइंट इज कि जब आप पॉलिटिशियन जो है, पॉलिटिशियनों को एड्रेस करके कह रहा हूं कि आप पॉलिटिशियन जो हैं भाई, आप जाके खुद जाते हैं लोगों से मिलने के लिए, और फिर कहते हैं फौज जड़ी है सियासत दे विच क्यों इन्वॉल्व हो जाती है। और भाई फौज सियासत दे विच इन्वॉल्व हो जाती है तो तुसी उत्थे की लैण जाते हो? आप लोग क्यों मिलने जाते हैं फिर उन लोगों से? भाई वो मुझे समझा दे। लेकिन अब मुझे 33 साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए, मुझे डिनाई करके बता दे कि कौन नहीं जाता वहां पे। मैं इधर पूरी लिस्ट दे सकता हूँ, इन एंड आउट की लिस्ट दे सकता हूँ, कौन अंदर गया तो कौन बाहर आया, और कौन कौन से कहां से लेके कहां तक सियासतदान किस किस से मिलते रहे, मैं लिस्ट दे सकता हूँ यहाँ पे। बट द पॉइंट इज कि चले छोड़े उसको एक मिनट के लिए, अंदर आप कुछ और बातें करते हैं उनके साथ जाके, फौजियों के साथ बाहर निकल के आप कुछ और स्टेटमेंट्स देते हैं। सो इस तरह मत करें प्लीज। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप पॉलिटिशियंस, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो हुकूमत के अंदर बैठे हैं या हुकूमत के बाहर बैठे हुए, ये सारे अगर मिल जाए, एक पेज पे आ जाए, मसाइल जो हैं उनका हल खुद निकाल ले, तो यकीन माने कहीं को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन पॉलिटिशियंस को। लेकिन ये अगर हल ही नहीं निकालेंगे, खुद नहीं मिलेंगे, खुद हल नहीं निकालेंगे चीजों का, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी मुल्क के अंदर, तो इसका हल कौन निकालेगा? देखिए, एक हमारी बड़ी बुरी आदत है, असि जेड़ा काम खराब हो जाए ना पाकिस्तान, वो जी अमरीका की गलती है, अमरीका ने नहीं करने देता, अमरीका ने आपके को हाथ बांधे हुए। एंड सेम इज द एग्जांपल ओवर हियर। यहाँ पे अगर आप पॉलिटिशियंस यूनाइट हो जाए, सारे पॉलिटिशियंस यूनाइट होके अपने मसाइल के हल खुद निकालते रहे, तो मेरे ख्याल में कितनी इंटरफेरेंस हो जाएगी, अगर होती भी है, अगर सपोजिटली वो भी आप लोगों के कहने पे होती है, पॉलिटिशियंस के कहने पे इंटरफेरेंस होती है, लेकिन अगर हो भी जाए तो कितने अरसा चलेगी वो इंटरफेरेंस? नहीं चल सकेगी। सो प्लीज, ये जो दो चेहरे होते हैं ना, जो अंदर कुछ और होते हैं, मुलाकातों के दौरान वर्दी वालों से, बाहर निकल के कुछ और स्टेटमेंट्स होती है, ये बंद करें। कि अब लोग जरा समझदार हो गए, सियाणे हो गए, तो वो बंद कर दें प्लीज। तो बैठे आपने अभी की बात कर लेते हैं, अगर इलेक्शन जल्दी कराने बैठ के हल निकाल ले, नहीं कराने जल्दी नहीं होते तो फिर उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अगर 13, 14, 15 जमातें, 16 जमातें मिल के आपस में बैठ के हल नहीं निकाल सकती, तो आप क्या कहेंगे कि जनाब चले साढ़े को तो हल नहीं निकलता, पॉलिटिशियन से तो हल नहीं निकलता, तो फिर क्या कहेंगे आप, या क्या करेंगे फिर आप? देखिए, फिर यही होगा ना, फिर वो जो बैठे हुए हैं वो कहेंगे जी ठीक है, आप लोगों से तो हल नहीं निकलते और आप लोगों से तो मुल्क नहीं चलते, तो फिर ठीक है, फिर हम लोग अपने तरीके से काम करते हैं। तो फिर ऑप्शंस जो है ना स्क्वीज हो जाती है, वैक्यूम जो बनेगा, जो पॉलिटिशियन जो वैक्यूम क्रिएट करेंगे, उसमें थर्ड फोर्स आ जाएगी। सही। और थर्ड फोर्स आएगी तो फिर वो आप गिले शिकवे किसी से नहीं कर सकते कि जी वो क्यों आ गए, वो मजबूरन वो भी आ जाएंगे फिर वो। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, या तो आप रोल दे दे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना दे, एक उसको एक्टिव, चलो बनी है ये जैसे भी है, उसको एक्टिव कर दे, ठीक है, 3 साल की रोटेशन में चल ले वो चीजें, ठीक है, 3 साल के लिए उस काउंसिल के अंदर जनाब आप रख ले एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, और उसके साथ एक लोग ऐसे रखते जो रोटेशन में 3-3 साल 2-2 साल बाद चेंज होते रहे।
तो वो अपनी इनपुट देते रहे और आपको जनाब प्रॉब्लम ना हो पॉलिटिशियंस को। ये भी करके देख लें आप, जैसे मुशर्रफ ने किसी जमाने में किया था, वो प्रॉब्ली उसके बाद सही एक्टिव नहीं रह सका। वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाला जो माइंड था, वो सारा तरीकाकार वो नहीं रह सका। उसको दोबारा एक्टिवेट कर लें यार, आप कुछ और कर लें, आप जैसे आप करना चाहते हैं पॉलिटिशियन, कुछ और कर लें आप। देखिए कल एक सेनेटर साहब उठ के कह रहे थे जनाब कि मैं फलां फलां के नाम लूंगा और जनाब वो जो उन्होंने मेरे साथ ये किया, उन्होंने मेरे साथ वो किया। ओ भाई साहब, आप जो मर्जी करें, जिन मर्जी का नाम लें आप, लेकिन द पॉइंट इज कि आप अगर ट्वीट करेंगे किसी भी सिटिंग चीफ के खिलाफ, तो वो क्या करेगा? आपको फूल भेजेगा, गुलदस्ते भेजेगा आपको। आप डीमोरल कर रहे हैं उसको। देखिए ना, आपके लिए सारी चीजें अगर आप करें, आपके हक में चीजें की जाए तो सब ठीक है। आपकी फेवर में ना हो चीजें तो आप सब कुछ उतार के फेंक देते। तो इट डजंट वर्क दैट वे। तो एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए कि जनाब रिस्पेक्ट अपनी जगह, आप रिस्पेक्ट रखें, इदारों की रिस्पेक्ट, उस ऑफिस की रिस्पेक्ट रखें जो मैं बार बार कह रहा हूं। किसी इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट ना रखें आप, उस ऑफिस की रिस्पेक्ट रखें आप। प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस की रिस्पेक्ट रखें, प्रेसिडेंट की ऑफिस की रिस्पेक्ट रखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑफिस की रिस्पेक्ट रखें, DGISI के ऑफिस की रिस्पेक्ट रखें। जो भी इदारे हैं, नेवल चीफ की, एयर चीफ की, उन ऑफिस की रिस्पेक्ट रखें प्लीज। मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूं, इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूं। कोई यहां पे उठा के उनको जनाब ये क्रिटिसाइज नहीं करता। वेस्ट जो है क्रिटिसाइज नहीं करता अपने लोगों को, उनको डीमोरल नहीं करता वो। बिल्कुल मतलब एक दफा उन्होंने कहा जी कि नो बॉडी बैग्स विल बी शोन, तो देयर वर नो बॉडी बैग शोन। बिल्कुल ऐसे बड़ी सुपर पावर है। अगर मीडिया वालों ने मीडिया वाले ने दिखाया तो उनके साथ क्या हुआ फिर? तो जहां पे इंटरेस्ट होता है मुल्क का, उसको प्रायोरिटी दे दे। बस इतनी सी मेहरबानी। पॉलिटिक्स करें, जरूर करें, अब आपस में एक दूसरे को जरूर क्रिटिसाइज करें, कोई नई पॉलिसीज बना लें, कोई लोकल बॉडी सिस्टम बना लेंगे, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, लोगों के काम होने शुरू हो जाएंगे। और ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, MNAs हैं, MPs हैं, सेनेटर्स हैं, ये लेजिस्लेशन करें, वो ज्यादा अच्छा तरीकाकार है। उस तरीकाकार पे चल रहे हैं आप, वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि जनाब थे MNA या सेनेटर जो है वो बैठ के गलियां मोहल्ले ठीक करा रहे हो या नालियां ठीक करा रहे हो। लेजिस्लेशन कर ले यार, आपको पढ़े लिखे लोग लेके आए ताकि लेजिस्लेशन हो और लॉज बने और वो इम्प्लीमेंट भी हो। ये नहीं कि लॉज बना के छोड़ दिया, पढ़ा है भी कोई नहीं जनाब के की होया की नहीं है, कि ये बस हाथ उठाने के लिए कहा तो हाथ उठाने के लिए पास कर दिया, ऐसे नहीं। थोड़ा सा इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। और इस वक्त रीजन पूरा चेंज हो रहा है, पूरा दुनिया चेंज हो रही है इस वक्त। हम उधर ही फंसे हुए हैं जनाब, उस पॉलिटिशियन ने क्या कह दिया और इस पॉलिटिशियन ने क्या कह दिया। सो हम स्टेटमेंट जर्नलिज्म में फंसे हुए हैं। स्टेटमेंट जर्नलिज्म ये है कि ही सेड एंड शी सेड, ही सेड शी सेड पे फंसे हुए। दुनिया किथे दी निकल किथे चली गई है, असी ही सेड शी सेड पे फंसे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्लीज मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, आई वांट डेमोक्रेसी, एवरीवन वांट्स डेमोक्रेसी, बट द पॉलिटिशियंस शुड लाइक प्ले देयर रोल, एंड द रोल इज कि दे शुड सिट टुगेदर, पुट देयर हेड्स टुगेदर और उसमें अपने हल खुद निकाल लें। बिल्कुल और ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना कि जनाब फलां चीफ ने ये कर दिया, फलां DGISI ने ये कर दिया, ये फलां DGMI ने ये कर दिया, ISPR ने, forget about all these things, just move on, grow up, थोड़ा आगे चले। मेरी तो रिक्वेस्ट ये है, पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हैं हमारे पास, इतने अच्छे लोग हैं, आपस में बैठ के हल निकालें यार चीजों। बिल्कुल बिल्कुल राणा साहब, आपने बड़ी बड़ी खूबसूरत और आइडियल बात की है कि मुल्क की तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आपने जहां मुल्क के इंटरेस्ट की बात की है तो वहीं मैं आपसे ये एक सवाल पूछना चाहता हूं रिलेटेड टू पॉलिटिशियंस। वो लेजिस्लेशन का मामला हो, रिफॉर्म्स का मामला हो, पुलिस रिफॉर्म्स हो या जुडिशल रिफॉर्म्स हो या इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, हमने देखा माजी में बहुत मिसालें मिलती हैं कि मिल बैठ के नहीं बैठते। मसाइल का हल मिल बैठ के ही निकलेगा। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि हुकूमत की तब्दीली के लिए तो सब सड़कों पर निकल आते हैं और आवाम को भी निकाल लेते हैं और आवाम का पैसा ही ज़ाया होता है, लेकिन निज़ाम की तब्दीली के लिए सड़कों पर निकलना तो दूर की बात, एक मेज़ पर भी बैठने को तैयार नहीं होते। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या कैपेबल नहीं है या काम ही नहीं करना चाहते?
देखें, ये असल में हर थोड़े अरसे के बाद ना ये इनको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि जनाब मैं इसके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, या इससे मिलूंगा नहीं, या इसके सामने ये जो बात कर रहा है ये गलत कर रहा है और मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स ये है कि आप मिल बैठ के लचक रखनी चाहिए अपने में, जो पॉलिटिशियंस के अंदर लचक होनी चाहिए। तो अगर लचक नहीं होगी पॉलिटिशियंस के अंदर, रिस्पेक्ट एक दूसरे को अगर नहीं, क्रिटिसाइज करें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस एक दूसरे को जरूर क्रिटिसाइज करें, जरूर एक दूसरे को जनाब जितना हेल्दी क्रिटिसिज्म करें ना, बजाय इसके कि किसी बिलो द बेल्ट मत खेलें। बिलो द बेल्ट कोई भी पॉलिटिशियन किसी भी पॉलिटिशियन के साथ खेलेगा या किसी भी इदारे के लोगों के साथ खेलेगा तो इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन, वो सिचुएशन बनेगी, और वो सिचुएशन जो है वो कोई अच्छी सिचुएशन नहीं बनेगी। इट कैन टर्न अगली एनी टाइम, कुछ भी हो सकता है। सो डोंट डू दैट। आपस में बैठे, क्रिटिसाइज करें एक दूसरे को, पॉलिटिशियन जो मर्जी करे आपस में जनाब, अगर आपने इलेक्शन कराने कराएं, नहीं कराने ना कराएं, लेकिन आपस में बैठ के करें, बजाय इसके कि जनाब इधर डंडा सोटा होता रहे, एक दूसरे के जनाब लड़ाई झगड़े होते रहे। तो लड़ाई झगड़े से तो कभी कुछ नहीं निकलता और कहीं भी नहीं निकला आज तक। सो जब भी बैठे, यू हैव टू सिट अक्रॉस द टेबल, यू सिट अक्रॉस द टेबल, सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम, सॉर्ट आउट योर इश्यूज, और वही तरीका कार होता है। वर्ल्ड वॉर्स होती है जनाब, वर्ल्ड वॉर्स में बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रहती है ना, जैसे अभी चल रही है, अभी भी तो चल रही है। अब जनाब हुकूमत खत्म होगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इमरान खान साहब भी मिले हुकूमत खत्म होने के बाद, ठीक है उसका हल नहीं निकला, कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन मिले ना, जाके उन्होंने मुलाकात तो की ना, चले जिस तरीके से भी की, जैसे भी हुई, लेकिन मुलाकात तो की ना। फिर उसके बाद जनाब आप अगर कोई चीज एडवाइस की जाती है सपोजिटली, अब देखें कामरा की बात है, कामरा के अंदर एडवाइस दोनों बैठ जाते थे, जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब और बाजवा साहब ने उनको कहा जनाब साइफर की बात हुई, उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा जी ये ऐसे ऐसे ऐसे, मान गए बात। लेकिन फिर जाके जलसे में पता चलता है कि इमरान खान साहब फिर वही खत लहरा रहे। तो ये कोई भी पॉलिटिशियन, कोई और भी एग्जांपल्स, मैं 10 एग्जांपल्स दे सकता हूँ पॉलिटिशियन की, सिर्फ खान साहब की नहीं दे सकता। खान साहब की बड़ी अच्छी फॉलोइंग है, खान साहब के बड़े अच्छे जनाब यहाँ पे सपोर्टर्स हैं, एंड सीरियसली टॉकिंग ही इज लाइक क्रिएटिंग वेव्स। लेकिन खान साहब का अपना सपोर्टर जो है ना पीछे हट गया। क्यों पीछे हटा? थोड़ा सा इफेक्ट हुआ, ये खान साहब को भी पता है कि इफेक्ट हुआ। कैसे इफेक्ट हुआ? जब उन्होंने इदारे को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जब इदारे को निशाना बनाना शुरू करे, 2-4 लोग इर्द गिर्द होते हैं ना, जैसे हर एक के साथ होते हैं, इसी तरह खान साहब के साथ भी 2-4 लोग साथ साथ थे, ठीक है। जैसे वो एक इंडिकेशन दी, डीजी ISI ने प्रोबेबली इंडिकेशन दी कि गैर आईनी काम जो है वो हम नहीं करेंगे, आप कहें आपका राइट है, हम लेकिन हम नहीं करेंगे। दो सिटिंग फेडरल मिनिस्टर्स जाते हैं, जाके कहते हैं जनाब कि फलां बंदियां नू चुक लो। उन्होंने कहा सर आई एम सॉरी, हम ये काम नहीं करेंगे, हम नहीं उठाएंगे। 2 सिटिंग फेडरल मिनिस्टर्स खान साहब की गवर्नमेंट के जाते हैं और जाके कहते हैं जब फलां बंदियों को चुक लो, यानी कि ओपोनेंट्स के फलां बंदियों को चुक लो। उन्होंने कहा सॉरी सर, हम नहीं काम करेंगे। सो दैट इज व्हाट ही वाज रेफरिंग टू। मैं और 10 किस्से बता सकता हूँ यहाँ पे। सो खान साहब बेसिकली एक अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन इर्द गिर्द 2-4 लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। लेकिन खान साहब शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये लोग गलत भी गाइड कर सकते हैं, गलत गाइड करते हैं। और आखिरी जो 6 महीने थे खान साहब के, उसमें कई मिनिस्टर, सिटिंग फेडरल मिनिस्टर, जो 20 बंदे टूटे वो तो अलग थे, लेकिन उसके अलावा अभी भी इनके साथ वो लोग मौजूद हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ फेडरल मिनिस्टर्स इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के दो मुझे पता है 2 ऐसे लोग थे जो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में थे ड्यूरिंग PTI गवर्नमेंट। आखिरी लेग चल रही थी 4-6 महीनों की, और वो जनाब उधर मुज़ाकरात कर रहे थे कि किसी तरीके से हमें पीपल्स पार्टी में शामिल कर लें आप। सो ये चलता रहता है, ये होता रहता है। लेकिन खान साहब शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गुड फॉर हिम एंड हिज सपोर्टर। उनका सपोर्टर बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा सपोर्टर है, और सपोर्टर कई लोग ऐसे हैं खान साहब के सपोर्टर जो लोग तंग हैं उन पॉलिटिशियन से जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए, जो सौदा वो बेच रहे हैं इस हुकूमत में बैठे हुए लोग, वो बिक नहीं रहा। और उसमें रिएक्शन में वो लोग
खान साहब के सपोर्टर बने हुए हैं, उस रिएक्शन में खान साहब के सपोर्टर बने हुए। सो खान साहब शुड नॉट डू ऑल दोज मिस्टेक्स व्हिच दोज पीपल हैव डन इन द पास्ट। सो खान साहब शुड लाइक अंडरस्टैंड कि उनके पास सपोर्ट है, उनके पास लोग हैं, लेकिन इर्द गिर्द 2-4 लोगों की वजह से जो मिसगाइड कर देते हैं उन्हें, वो नहीं, उनको मिसगाइड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। खान साहब ने बड़े अच्छे से काम भी किए हुए, उनकी रिप्यूट अच्छी है खान साहब की, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो नहीं सकता है कि जनाब आप अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दें। तो आप समझते हैं कि इस मुल्क का हल जो है अर्ली इलेक्शंस है, कन्विंस देम। बिल्कुल सही। राना मुबशिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और चूंकि मॉर्निंग शो में ये कोई हार्ड टॉक तो हम करते नहीं हैं, तो लाइटर मोड में हम जो चीज़ें डिस्कस करते हैं, ख़ास तौर पर इश्यूज़ को उठाते हैं, तो आज भी हमारी यही थी, क्योंकि जो सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल मुल्क में चल रही है, एक तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल है, दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, तीसरी तरफ टकराव की सूरत हाल है, चौथी तरफ ख़तरात हैं सियासी भी और मुआशी भी। तो यही हमारी एक कोशिश थी, क्योंकि राना मुबशिर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि टूटी फूटी जो जमहूरियत है वो आमरीयत के दौर से कई गुना बहुत बेहतर है, क्योंकि जमहूरियत में जो आपको आज़ादी का सांस लेने का और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ आप ज़िंदगी गुजारते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो खैर राना मुबशिर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत खूबसूरत बात की कि इन दी एंड पॉलिटिशियंस को ही मिलकर बैठना है और पॉलिटिशियंस को ही मिलकर हल निकालना चाहिए, उनको बैठना चाहिए और अवाम का सोचना चाहिए बेसिकली। ब्रेक लेते हैं जनाब। ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान। और अब चिल्ड्रन अपब्रिंगिंग में हम बात करेंगे बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा की और खेलों का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। अक्सर हमने देखा है जमील के वालिदैन, असातिज़ा जो हैं वो गिला शिकवा करते नज़र आते हैं कि बच्चे जो हैं वो तालीम में इतने अच्छे नहीं हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते। और इसकी बहुत बड़ी जो वजह है वो आजकल 4G का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। बच्चे जो हैं वो टेक्नो स्लेव्स बन चुके हैं। आजकल वो मोबाइल्स पे वीडियो गेम्स खेलते हमें नज़र आते हैं, हर वक्त जो है वो आईपैड्स यूज़ करते नज़र आते हैं। और माओं के लिए ये बहुत टेंशन की बात है कि बच्चे प्लेग्राउंड में जाते ही नहीं हैं। और जो बच्चे फिजिकली फिट नहीं होते, तालीम पर भी फिर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। रिसर्च ये कहती है कि अगर आपका बच्चा जो है वो फिजिकली फिट नहीं है तो वो मेंटली भी फिट नहीं है, वो उस तरह से स्टडीज़ में भी अच्छा नहीं होगा। और फिर टीचर्स भी बहुत कंप्लेन करती हैं कि जो बच्चा फिजिकली एक्टिव नहीं है वो तालीम में भी उतना अच्छा नहीं है। और एक बहुत मशहूर कॉल है कि जिस मुल्क में खेल के मैदान जो हैं वो वीरान होते हैं तो उसके हस्पताल जो है वो आबाद होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें चाहिए हम अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में बच्चों को भेजें, फिजिकल एक्टिविटी को इनकरेज करें और ये जो मोबाइल फ़ोन की दुनिया है बच्चों को इससे बाहर निकालें। बिल्कुल, अब जरूरी हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है। और आज इस टॉपिक को कंडक्ट करने का मकसद भी यही है कि जिस तरह आपने कहा कि 4G और 5G का ज़माना आ चुका है और बच्चे घरों में ही बैठ के गेम्स खेलने को प्रेफर करते हैं, हालांकि जिस्मानी जो खेल हैं वो नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इसी पर बात करने के लिए इज़ना मुनीर साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। इज़ना साहिबा, कैसी हैं आप? Really good. How are you? I'm good, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जिस्मानी खेल जो हैं वो बच्चों की नशोनुमा के लिए कितना ज़रूरी हैं? देखें, जिस्मानी खेल जो है वो बच्चों के नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे मेंटल हेल्थ हो या फिज़िकल हेल्थ हो, दोनों के बैलेंस के लिए फिज़िकल हेल्थ जो है या स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए ये बताइएगा कि खेल के मैदान क्यों वीरान हो गए हैं? क्या इसकी वजह ये है कि हम आजकल टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए हैं, बच्चे टेक्नो स्लेव्स बन चुके हैं, 4G का दौर आ गया, या फिर पेरेंट्स की भी उस तरह से जो है वो अटेंशन बच्चों की तरफ नहीं होती? हाँ, एक तरह से ठीक भी है, लेकिन बच्चे की जो पहली लर्निंग इंस्टीट्यूशन है वो घर पे होता है। तो अगर वो अपने पेरेंट्स को देख रहा है कि वो सारा टाइम फ़ोन पे हैं या वो लैपटॉप्स पे हैं तो वो वही चीज़ लर्न कर रहा है। तो हम सारा कसूर बच्चों पे नहीं डाल सकते कि वो टेक्नो स्लेव्स बन गए हैं। ये चीज़ उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखी है और अब वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सारा ब्लेम बच्चों को ही नहीं दिया जा सकता। एक तो घर का माहौल, दूसरा स्कूल्स भी अब छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं। पहले तो स्कूल्स में खेलने के लिए थोड़ी जगह भी होती थी और आज छोटे छोटे स्कूल्स भी हैं, गली मोहल्लों के स्कूल्स भी हैं, तो वहाँ पे बच्चों को खेलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन सवाल यही है आपसे कि किस तरह बच्चों को जिस्मानी खेलों की तरफ राग़िब किया जाए, खास तौर पे स्कूल्स और जो पेरेंट्स हैं उनको ये चीज़ किस तरह से समझाई जाए कि जिस्मानी खेल जो है वो बच्चों की अच्छी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है?
देखिए स्कूल्स की जहाँ तक बात है तो ये तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि वो एक गाइडलाइंस दें कि इतना एरिया होगा तो उसमें स्कूल बनेगा, क्योंकि आजकल छोटी छोटी बिल्डिंग्स में जो स्कूल्स बने हुए हैं वो चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होती कि वो घर में तो नहीं है लेकिन स्कूल में भी वो उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स की जहाँ तक बात है हम उनको थ्रू मीडिया अवेयर कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो और मोस्टली हमारे पेरेंट्स को पता है कि फिजिकल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस ये है कि वो खुद भी लेजी हैं इसीलिए आगे फिर बच्चे भी लेजी आ रहे हैं। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, इस ना पेरेंट्स की बहुत जो है ना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और पेरेंट्स के बाद फिर असातिज़ा की, टीचर्स की बहुत जो है एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा को बेहतर करने में। आप क्या समझती हैं कि वालिदैन के बाद असातिज़ा का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है? देखिए टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, और अगर हम अपने टीचर्स को गाइडलाइंस दें और एक कोई प्रॉपर टीचर एलोकेट कर दें कि स्पोर्ट्स का टीचर है, मोस्टली स्कूल्स में होते हैं लेकिन आजकल जो प्राइवेट सेक्टर्स में स्कूल्स हैं उनमें नहीं भी हैं, तो अगर हर स्पोर्ट्स के लिए कोई टीचर एलोकेट किया जाए और फिर बच्चों को साथ साथ मोटिवेट भी किया जाए, कोई कोच होना चाहिए जो बच्चों को डेली बेसिस पे कुछ ना कोई एक्टिविटी होती रहे, तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अब मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा इस मुतालिक भी बताइए कि जो बच्चों की नशोनुमा है, ख़ास तौर पर जहनी नशोनुमा, उनका एक्टिव होना, जिस तरह आपने बताया कि पेरेंट्स खुद लेजी हैं तो बच्चे भी लेजी हो जाते हैं और इसी लेजीनेस की वजह से फिर वो खेलों में हिस्सा नहीं लेते। इस लेजीनेस को दूर किस तरह किया जाए? देखिए पेरेंट्स के साथ तो हम हमेशा ये काम करते हैं, ये बताते हैं कि अगर आपका बच्चा फिजिकली एक्टिव नहीं है तो उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। वो एक ना एक टाइम आएगा जहाँ पे उसको डिप्रेशन या एंजाइटी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, और रिसर्च ये बताती है कि जो बच्चे फिजिकली एक्टिव नहीं हैं उनको ज़िंदगी में किसी ना किसी स्टेज पे कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। हम कर ये सकते हैं कि हम कोई डे एलोकेट कर दें, जैसे फैमिली साथ हाइकिंग पे चले जाएं, या अगर मोस्टली लोग बिजी हैं तो वो वीकेंड्स रख लें कि हम बच्चों के साथ कोई बैडमिंटन खेल लिया या क्रिकेट खेल लिया। कुछ ना कुछ आपने अपनी रूटीन में ऐड करना है, क्योंकि बैलेंस बच्चों की जो ग्रोथ है उसके लिए फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी अच्छी बात की इज़ना आपने कि बैलेंस्ड हेल्थ के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हम फिजिकल की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ये बताएंगे कि फिजिकल एक्टिविटी किस एज ग्रुप से स्टार्ट करनी चाहिए? क्या फिजिकल, जैसा आपने हाइकिंग का जिक्र किया कि हाइकिंग के लिए जा सकते हैं, बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखा जाए? क्योंकि बच्चे जो हैं वो मोबाइल फोन्स में ही खोकर रह गए हैं, और खेलों के मैदान में जाना, घर से इस चीज़ को किस तरह से माँ इनिशिएट कर सकती हैं? क्या ऐसी इंडोर गेम्स हैं जो कि घर में आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं? देखिए जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे 2 साल 2.5 साल का बच्चा जब चलना शुरू करता है तो हम वहीं से ही फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल ट्रैम्पोलिन से ले लें, बच्चे को जंपिंग करवाएं और बच्चे ये चीज़ बड़ा एंजॉय भी करते हैं। तो इस तरह की घर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ ऐसा इन्वॉल्व करते हैं कि वो छोटी उम्र से ही बच्चे को पता हो कि सारा टाइम मैंने फ़ोन पे नहीं बैठना, क्योंकि हम उन्हें अलाउ कर देते हैं तो वो उनको पता चल जाता है कि कंफर्ट जोन है, सारा 4 5 घंटे बच्चे लेट के फ़ोन यूज़ करते रहते हैं। जब आप बैलेंस रखेंगे रूटीन में कि आपका एक ठीक है आप फ़ोन भी यूज़ करें, आप लैपटॉप्स पे काम भी करें, लेकिन एट द सेम टाइम बच्चों को पता होना चाहिए कि उनकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए भी उन्हें डेली बेसिस पे कोई ना कोई चीज़ ऐड करनी है। ये एज अ पेरेंट आई थिंक ज़्यादा वो होता है कि पेरेंट्स उनको इन्वॉल्व करें, उनका प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं, रूटीन्स बनाएं कि ठीक है हम बच्चों को ये नहीं मना कर सकते कि आप इस दौर में फ़ोन ना यूज़ करें या टेक्नोलॉजी से पीछे रह जाएं, लेकिन दोनों चीज़ों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। इज़्ज़त साहिबा, आपने नुकसानात बताए कि एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं बच्चे और फिर बाद में मेंटल डिसऑर्डर्स भी फेस करना पड़ जाते हैं ऐसे बच्चों को जिनकी जिस्मानी एक्टिविटी होती ही नहीं है। अब पेरेंट्स को समझाने के लिए थोड़े फ़ायदे की तरफ आ जाते हैं कि फ़ायदे क्या क्या हैं जिस्मानी एक्टिविटीज़ के, अगर खेलों में बच्चे हिस्सा लेते हैं तो। लेकिन सबसे पहले तो फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उनकी बोन स्ट्रांग है, मसल स्ट्रांग है, कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीजेज हैं बच्चे उनसे बचे रहते हैं। आजकल हमें बच्चों में डायबिटीज़ बहुत देखने को मिल रहा है। वो क्यों आ रहा है कि बच्चे लेजी हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है। तो फिजिकल हेल्थ की जहाँ तक बात की जाए तो उसमें बहुत सारे डिजीज़ हैं जिनसे बच्चे बच जाते हैं। मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बच्चा फ्रेश रहेगा, वो इस तरह के डिसऑर्डर से बचा रहेगा, उसको स्ट्रेस कोपिंग अच्छी आ जाएगी।
दूसरी ये चीज़ है कि बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। जब बच्चा स्पोर्ट्स में है तो उसको टीम वर्क आ रहा है, उसको हार जीत का पता चल रहा है, उसको हम एक तरह से ज़िंदगी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि कल को अगर तुम किसी चीज़ में हारते हो या तुम फेल होते हो तो तुम्हें पता है कि तुमने अपने इमोशंस के साथ कैसे डील करना है। तो ये ओवरऑल एक पैकेज होता है कि फिजिकल हेल्थ पे भी काम होता है, मेंटल हेल्थ पे भी काम होता है, पर्सनैलिटी भी है बच्चे की। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए कि कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स जो हो उसकी ज़िंदगी में लाजमी होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कोई ना कोई स्पोर्ट होना लाजमी है। अच्छा इस ना हर बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट स्पोर्ट्स में होता है, इस चीज़ का तयन किस तरह से कर सकते हैं कि किस बच्चे का इंटरेस्ट किस स्पोर्ट में है, और क्या स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या कोई कोच होना चाहिए? जिस तरह से करियर काउंसलिंग के लिए बहुत सारे कोचेस होते हैं और बहुत सारे इदारों में उनको जो है वो रखा हुआ इसलिए होता है, उनको वो एम्प्लॉयड इसलिए होते हैं कि उनको वो बच्चों को गाइड कर सकें कि आपने किस शोबे में आगे जाना है, राइट फ्यूचर चॉइसेस वो बना सकें। इसी तरह से क्या बच्चों के लिए स्कूल्स में स्कूल लेवल से चीज़ होनी चाहिए, क्या कोई कोच होना चाहिए जो बच्चे के इंटरेस्ट को देखते हुए आगे स्पोर्ट्स को बताए कि किस स्पोर्ट में बच्चा जाए? होना चाहिए, कोच भी होना चाहिए, और आई थिंक घर में पेरेंट्स भी ये काम कर सकते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा एक्सपोज करें डिफरेंट स्पोर्ट्स के साथ। अगर एक चीज़ में उसका दिल नहीं लग रहा तो उसको किसी और डिफरेंट कोई स्पोर्ट्स ट्राई करवाएं। हमारे पेरेंट्स गलती ये करते हैं कि एक जगह पे एडमिशन डाल दी और बस सब यही करना है, और मोस्टली बच्चे फिर वो चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते और वो उनके लिए एक और तरह का डिस्ट्रेस बन जाता है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चे को डिफरेंट स्पोर्ट्स में एक्सपोज करें, उसको एक्सपोजर दें ताकि फिर वो चूज करे कि किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है। फोर्सफुली हम कोई भी चीज़ बच्चों से नहीं करवा सकते। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए क्या किया जाए इस्ना साहिबा? और मैं ये भी पूछना चाहूंगा आपसे कि कौन कौन से बुनियादी खेल हैं ऐसे बेसिक्स जिनके बाद बच्चों का इंटरेस्ट बन जाएगा कि हमें खेलना है, जिस्मानी एक्सरसाइज भी करनी है? देखिए, इंटरेस्ट डेवलप करने में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है कंपनी। अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चे के साथ किसी भी स्पोर्ट्स में तो उस बच्चे का इंटरेस्ट जल्दी डेवलप होगा। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर स्कूल में उसके फ्रेंड्स हैं या टीचर्स हैं तो वो भी इन्वॉल्व हों तो इंटरेस्ट डेवलप जल्दी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि हर बच्चे का डिफरेंट इंटरेस्ट है। कुछ बच्चे क्रिकेट प्रेफर करते हैं, कुछ बैडमिंटन प्रेफर करते हैं, तो ये पर्सनैलिटी टाइप पे डिपेंड करता है। ये हम ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते या इंटरेस्ट डेवलप नहीं करवा सकते। ये बाय बर्थ या बाय जीन्स आता है। कुछ बच्चों को एक चीज़ अच्छी लगती है, कुछ को दूसरी चीज़ अच्छी लगती है, तो दैट रियली डिपेंड्स। ठीक हो गया। इस ना स्पोर्ट्स में लड़कियों का इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लड़कियों को कैसे राग़िब किया जाए खेलों की जानिब? देखिए, ये तो एज अ सोसाइटी हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बॉयज़ को तो बहुत इनकरेज करते हैं कि जी स्पोर्ट्स में जाएं, फिजिकली एक्टिव हों, लेकिन लड़कियों को उस तरह से हम इनकरेज नहीं करते। इसमें काम हो रहा है, लड़कियां आ रही हैं, लेकिन अभी भी और बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, और मीडिया भी प्ले कर सकता है अपना रोल। हम एज अ साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट भी बता सकते हैं, क्योंकि लड़कों से ज़्यादा मैं कहूँगी कि लड़कियों की फिजिकल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को उसी बच्ची ने बर्थ भी देनी है, आगे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की टेंशन्स भी करनी है, तो उसके लिए फिजिकली हेल्थ या फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। अच्छा, चूंकि हम इस्ना साहिबा बच्चों के खेलों और जिस्मानी नशोनुमा में वालिदैन के किरदार पे बात कर रहे हैं, तो हमने इसकी तमाम डायमेंशंस को अब कवर कर लिया है। तो मैं अब ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वही हेल्दी मुआशरे को जन्म देता है। तो अब पेरेंट्स को किस तरह से बताया जाए और उनका इंटरेस्ट किस तरह से बढ़ाया जाए कि जिस्मानी नशोनुमा खेल जो है, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़रूरी हैं और आप इस तरफ ज़रूर तवज्जो दें। देखिए, अगर पेरेंट्स तो चाहते हैं कि उनका बच्चा एक बैलेंस ज़िंदगी गुजारे तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर तो ये इसी तरह हो गया कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हैं ज़िंदगी से, और आजकल जो हमारे बच्चों में आ रहे हैं प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन है, एंजाइटी है या पुअर स्ट्रेस कोपिंग है, वो इसीलिए आ रहा है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो इस चीज़ को एक मस्ट हैव घर में बना दें कि ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। जैसे हमारे पेरेंट्स एकेडमिक्स पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसी तरह खेलों को भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। और आपके थ्रू अब पेरेंट्स की हम चूंकि थोड़ी काउंसलिंग करना चाह रहे हैं, तो पेरेंट्स किस तरह अपने आप को जो है वो इंटरेस्ट कायम करें, किस तरह वो इस लेजीनेस की जिंदगी से निकले, जरा ये हेल्प कर दें आप पेरेंट्स की। लेकिन सबसे पहले तो इसमें आ जाती है कि आप अपने बच्चे की और अपनी रूटीन पे भी काम करें। हमारे पेरेंट्स की अपनी रूटीन्स नहीं बनी होती,
वो एक तरह से मोनोटनी चल रही है। तो अपनी रूटीन्स बनाएं जिसमें कोई ऐसा स्पोर्ट्स हो, या स्पोर्ट्स नहीं भी है तो आप थोड़ा सा रनिंग या जॉगिंग या कुछ थोड़ा बहुत आप ज़रूर ऐड करें। जब आपका बच्चा आपको देखता है वो चीज़ करते हुए तो ऑब्वियसली वो भी लर्न करेगा, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। तो घर से ये शुरू करें, अपने अंदर चेंजेस लेके आएँ तो आपके बच्चे जल्दी वो चीज़ पिक करेंगे। बहुत खूबसूरत बात की इज़ना आपने कि अपने अंदर वो चेंजेस लेकर आए और बच्चे आप जो कुछ करते हैं आपको फॉलो करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमसे डिटेल्ड डिस्कशन किया, हमें बताया बच्चों की नशो जमील। बहुत ज़रूरी है कि घर से ये चीज़ स्टार्ट होनी चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चे फॉलो करते हैं और पेरेंट्स ही रोल मॉडल्स होते हैं बच्चों के। तो घर पे आप बच्चों को एंगेज करें फिजिकल एक्टिविटी में, बच्चों के साथ खुद जाएं, खेलें, प्लेग्राउंड्स में जाएं और अपने स्केड्यूल को थोड़ा सा जो है वो आप देख लें। दैट इज ट्रू कि बच्चे आपको जैसा देखेंगे आपको फॉलो करेंगे और उसी नक्शे कदम पर बच्चे चलेंगे। तो यहाँ एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान और जनाब अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कारोबार या फिर नौकरी। आपको बिजनेस करना चाहिए या फिर प्रेफर ये करना चाहिए कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे सोसाइटी में बिल्कुल बहुत से लोग ऐसे हैं जो कारोबार करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कैपिटल बहुत थोड़ा है। तो कम पैसों में कारोबार किस तरह किया जाए, ऑप्शंस क्या क्या हैं और प्रेफर किस चीज़ को किया जाए। बिल्कुल, इस पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है फरहान जमील साहब ने, जो कि एक यंग बिजनेसमैन हैं और बिजनेस ट्रेनर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं फरहान जमील साहब? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग हियर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। फरहान साहब, मुझे ये बताइएगा कि किस चीज़ को प्रेफरेंस देनी चाहिए? क्या नौकरी ज़्यादा बेहतर है या क्या बिजनेस करना ज़्यादा बेहतर है? मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन ही बहुत वेग है कि हम दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करें। एक नहीं सेलेक्ट कर सकते, वी नीड बोथ ऑफ दीज। Really? अगर आप कहेंगे कि बिजनेस करना चाहिए तो फिर बिजनेस के अंदर आपके पास एम्प्लॉयज कहाँ से आएंगे? और अगर आप कहें कि एम्प्लॉयज आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट बेहतर है तो फिर बिजनेस कौन करेगा? हमें इसका ना एक बड़ा अच्छा बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। ठीक है। नॉट एवरीबडी इज अ बिजनेसमैन। आप हर किसी को नहीं कह सकते कि यार ये बिजनेस करेगा, आप हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार ये बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन बनेगा। और जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्यों नहीं बनता? क्योंकि माइट भी उसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स नहीं है। और हर वो बंदा जो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा सक्सीड करेगा। माइट भी उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं जो एक बिजनेसमैन में होनी चाहिए। Exactly. तो वो माइट भी इसलिए अपनी जॉब के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो मेरा ये ख्याल है कि हम लोग जो इसको लेके चल रहे हैं ना, आइदर इट शुड बी द जॉब और द बिजनेस, बोथ ऑफ दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। वी जस्ट हैव टू क्रिएट द बैलेंस ऑफ दैट। हमने जो गलती की वो ये की कि हम लोगों ने जॉब को बहुत ज्यादा ऊपर ले गए और बिजनेसेस को बड़ा डिस्करेज रखा हमेशा। बिजनेसेस के ऊपर आपको बहुत सारे वो मिलेंगे, ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आपको डर लगेगा कि यार कैपिटल बढ़ा चाहिए आपको लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, आपकी प्रॉपर्टीज बिक जाएंगी, सब कुछ इतना ज़्यादा मंथली आप एक्सपेंसेस कैसे बियर करेंगे? जॉब करेंगे, एक फिक्स अमाउंट आपके पास आती जाएगी। और वो हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम चल पड़ा कि ठीक है यार, लेट्स गिव देम समथिंग सिक्योर विच इज़ वेरी लेस इन वैल्यू, बट लेट्स गिव देम समथिंग सिक्योर। और वो सारी जो थे इंस्टीट्यूट्स, बिजनेस इंस्टीट्यूट्स, दे ऑल आर helping you to let you know that how you can get a good job in the market. तो आप ये देखिए कि मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट ही बड़ा क्लीशे हो चुका है। जैसे आपने 3 Idiot मूवी देखी होगी, उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि एट द एंड यू विल गेट द जॉब। तो वो सब लोग एक वो जॉब के लिए कह रहे थे। हमारे पास यहाँ पे एक बड़ी वेल नॉन एक यूनिवर्सिटी है जो मुझे याद है 2003, 4, 5 में हम सुनते थे कि वहाँ से जब आप अपना MBA कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पे कंपनीज आएंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज, और आपको जॉब देंगी। देखें, वो एक आइडिया क्लीशे हो गया। आज हम इसको चेंज कर लेते हैं कि आज जब हमारे बिजनेस इंस्टीट्यूट से एक बच्चा निकलेगा विद द डिग्री, ही विल बी होल्डिंग अ बिजनेस। लेकिन ये पॉसिबल किस तरह हो? जिस तरह आपने ये बताया कि दोनों चीजों को साथ लेके चलना है। पहला तो सवाल ये है कि दोनों चीजों को कैसे साथ लेके चलना है और दोनों में से तरक्की के ज्यादा चांसेस किसके हैं? क्लियर कट आंसर है बिजनेस में है। अल्लाह ताला ने कहा है कि 90% बरकत जो है मैंने कारोबार में रखी है और 10% बरकत मैंने इधर उधर डिवाइड की है। तो इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और अगर आप देखें हमारे लिए, हमारे नमूना हयात
इन केस ऑफ फेलियर, लाइक बहुत से Failure लोग जो कहाँ हैं नहीं होता? वो बहुत से लोग जब फेलियर बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो फेलियर सिर्फ पैसों का ही नहीं, वो दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें कसूर हम सबका बड़ों का है जिन्होंने फेलियर मैनेजमेंट नहीं सिखाई। देखें, हमने कहा कि जनाब टॉपर को वैल्यू दे दी हमने। टॉपर तो क्लास में 1 है, 2 है, 3 है, बिजनेसेस में भी 1, 2, 3 है। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ 97 पीपल? आपने उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। आपने कहा नहीं जी, अगर आप टॉपर हैं तभी। मेरा तो ख्याल है कि एक पूरी लाइफ कोचिंग आपकी एवरी स्टूडेंट्स पे भी होनी चाहिए। और बिलो एवरेज, देखिए ये बात भी साबित हो चुकी है रिसर्च से भी कि जिनको आप स्कूल में बिलो एवरेज कह देते हैं वो किसी और फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका शायद क्राइटेरिया जिससे आप उसको जज कर रहे हैं कि यार ये टॉपर है, वो ठीक आपको नहीं है। सोचना पड़ेगा, पता नहीं ठीक है कि नहीं, आपको सोचना पड़ेगा क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक आपको है? सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। अच्छा फरहान साहब, आपने बिजनेस की बात की और बहुत सारे इस टाइम यंग लोग भी आपको देख रहे होंगे। मुझे ये बताएं कि जो लोग बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं, सबसे पहली चीज उनके माइंड में आती है कि इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत पैसे की जरूरत है। एंड यू सेड कि इतने पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है? बताइएगा कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जितने भी यंग लोग अभी आपको देख रहे हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं कम पैसों में। देखें, आपको सबसे पहले बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। वो उस एक परसेप्शन के थ्रू चाहिए कि डे 1 के ऊपर आपको बहुत लेविश ऑफिस चाहिए, आपको डे 1 के ऊपर कार चाहिए, प्रॉपर आपको Is that reception mandatory? हो। Lavish office and नहीं everything? नहीं नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। बिजनेस जो है ना वो एक इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको पहले उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैं भी आपको कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी के बाद आप कर लें, या आपका क्वेश्चन है कि विद मिनिमम कैपिटल कैसे हो सकता है। एग्जैक्टली। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं that you have just started the business and you are thinking about producing millions of the products? Why don't you start with one product? As in what product? Any product. I mean, you go to the market. Why you don't just you name a realize that- certain product? कुछ भी आप बता दें, क्या शुरू क्या कर मैं सकते आपको हैं? बताता जी। हूँ, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि let's suppose cell phone, just take the cell phone and अच्छा। buy it from the market and मैं तो आपको ये कहूंगा कि Okay. अगर आप एक प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, माइट भी आप जैसे मुझे कह रही हैं कि आप एक मैं आपको एक प्रोडक्ट दूं, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि लोग सेकंड हैंड मार्केट से जाकर एक चीज बाय करते हैं, देन दे शुड ट्राई टू सेल इट आउट टू देयर फैमिली मेंबर्स, टू देयर फ्रेंड्स। Okay. इससे क्या होगा, इनको बाइंग करनी आएगी, विच इज एक्चुअली द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। Okay. इनको कन्विंस करना आएगा, इनको निगोशिएट करना Yes. आएगा, इनको सेल डील लॉक करनी आएगी। Yes. एक से स्टार्ट कर सकते हैं ना हमें क्यों एकदम मिलियन की तो ट्रांजैक्शन। फरहान साहब, आपको नहीं लगता कि अच्छे बिजनेस में मार्केटिंग भी एक बहुत पैरामाउंट रोल प्ले करती है, और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए? और अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस मार्केटिंग के बगैर, और कोई भी चीज की अगर हम सक्सेस चाहते हैं इस दौर में, हमें मार्केटिंग को साथ लेकर चलना है। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज मार्केटिंग? आप एक वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है। और आप उसको एक कमरे में लॉक कर दें और उसको बाहर से ताला लगा दें। डू यू रियली थिंक एनीबॉडी वुड गेट द बेनिफिट ऑफ दैट्स दैट? माय पॉइंट। और आप एक वर्ल्ड्स वर्स्ट प्रोडक्ट बनाएं, हु इज रिकमेंडिंग सिगरेट्स, हु इज रिकमेंडिंग सोडा पॉप्स, आई मीन हु इज रिकमेंडिंग दीस सोडा ड्रिंक्स? नोबडी। बट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग, यू नो, इवन इफ यू हैव अ प्रोडक्ट जो थोड़ी सी सोसाइटी उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन आपकी मार्केटिंग बड़ी स्ट्रांग है, आप उसके साथ उसको कन्विंस कर लेते हैं। मार्केटिंग ही बेसिकली आपकी कन्विंसिंग, आपकी निगोशिएशन, आपकी प्रोडक्ट को स्प्रेड करना और अवेयरनेस देना, वो सारा कुछ मार्केटिंग ही है। वरना ऐसे ही अगर आप मार्केटिंग नहीं करते, इट्स सिंपली वन मीन कि आपने एक प्रोडक्ट बना के कमरे में बंद कर दी और उसको ताला लगा दिया। नोबडी इज अवेयर ऑफ दैट। फरहान साहब, अगेन आई हैव अ क्वेश्चन। प्लीज। आपने कहा कि बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं, कम पैसों में भी कर सकते हैं, लेकिन जब मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चीजें सस्ते में तो नहीं हो सकती। आप जहां से मार्केटिंग करा रहे हैं, किसी कंपनी को आप अप्रोच करें, उसके लिए भी आपको अलग से पैसा चाहिए, ठीक है? तो ये किस तरह से पॉसिबल है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद मेरे और आपके ना एक कॉन्सेप्ट में आप एक स्टेप फॉरवर्ड है और मैं भी स्टेप 1 के ऊपर हूँ। हम बात कर रहे हैं कि मिनिमम कैपिटल से कैसे स्टार्ट हो सकता है। जब आप, और मैं आपको बात कर रहा हूँ एक प्रोडक्ट की, ठीक है। मैं आपको 10 प्रोडक्ट और 100 और मिलियंस के ऊपर नहीं ठीक है। लेके गया। 1 प्रोडक्ट मींस आपने एक बाय की है, कितना आसान है टू फॉरवर्ड अ मैसेज ऑन ऑल द कॉन्टेक्ट्स ऑफ योर व्हाट्सएप दैट दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल। आपको कहाँ पे पैसा रिक्वायर्ड है, कितना आसान है। यू मेक अ फ्री ऑफ कॉस्ट फेसबुक
बिजनेस पेज और वहां पे जाकर अपनी Wonderful. प्रोडक्ट को लगाएं। जब आपकी पहली प्रोडक्ट सेल होती है, यू मेक सम प्रॉफिट आउट ऑफ दैट, और उसके बाद उसको आप चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए स्टार्ट कर दें। सोशल मीडिया मार्केटिंग तो 200 पर डे से स्टार्ट हो रही है ना, या जबरदस्त 800 हो गया। रुपीज से स्टार्ट बिल्कुल हो रही है। ऐसे तो ही है। मैं आपको कह रहा हूँ आप एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, थोड़ा सा पैसा कमाएं और आप लोगों को बताएं। आप देखें ना, आप स्टोरीज के ऊपर ये जरूर लगा रहे हैं कि आज मैंने फलानी जगह से आइसक्रीम खाई, बर्गर खाया। ओके, जस्ट पोस्ट इट देयर कि आज यार ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, इफ एनीबॉडी वांट्स इट लेट मी नो। तो आपको लोग हो सकता है आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स वहां से बताना शुरू कर दें। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं व्हेन दे आर स्टडीइंग, ऑफ कोर्स दे डोंट हैव मच ऑफ द मनी अवेलेबल इन देयर बिल्कुल पॉकेट, ऐसे ही है। लेकिन आप उनके सेलफोन्स देखें, आप उनका लाइफस्टाइल देखें, आप देखें कि सिनेमाज में जाने वाले सबसे ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स हैं, आप देखें रेस्टोरेंट में जाने वाले सबसे ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे गैदरिंग्स होती हैं, स्टूडेंट गैदरिंग होती है, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ओवर देयर। वो थोड़ा सा पैसा किसी एक दो प्रोडक्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। और अच्छा, अब ये बड़ा, मैं कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने इसको थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे ही किया जो मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक थोड़े से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के साथ किया, जस्ट लाइक अ कार। अच्छा, कि एक कार रखी हुई है और ऑल द टाइम वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड के ऊपर, OLX के ऊपर लगा रहे हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर लगा रहे हैं, प्लस सोशल मीडिया के ऊपर बता रहे हैं। अच्छा जी, वो एक कार सेल होती है, वो 40-50,000 का प्रॉफिट देती है, अच्छा। और उसके बाद दे बाय अनदर कार। एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि वंस यू विल कंप्लीट योर डिग्री और उसके बाद बिल्कुल फ्रेश ही बनकर आप मार्केट में आ जाएंगे? यू शुड नॉट बी फ्रेशी, यू शुड बी एन एक्सपीरियंस पर्सन व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द डिग्री। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। आज देखें एजुकेशन को इतना आगे ले गए हैं, जब आप MPhil PhD कंप्लीट करते हैं, आपकी एज क्या होती है? तो उसके बाद उस वक्त आप अपने आप को फ्रेश ही कहलवा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट अ गुड, आई मीन द वे, इट्स नॉट अ गुड डायरेक्शन। अच्छा, मार्केट में पोटेंशियल की बात करते हैं फरहान साहब, जिस तरह नो डाउट आप जिस तरह कहा कि ये थर्ड लेवल की बात है और ये फर्स्ट लेवल की बात है। एक तो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं आप, दूसरा मार्केटिंग इटसेल्फ जो है उसमें बड़ी कैपेबिलिटी है कि उसमें भी आप बिजनेस कर सकते हैं, तीसरा सर्विसेज आ जाती हैं, चौथी पांचवी छठी आप बताएं, और फिर इन सब में हमारी मार्केट में गैप और पोटेंशियल किस बिजनेस में इस वक्त है जिसमें काम करने की जरूरत है, मैं चाहता हूँ वो बताएं। मुझे ये लगता है कि इंसान तब तरक्की करता है जब वो अपने अंदर की आवाज़ सुनता है। आप देखें आपका इंटरेस्ट किस में है। जिन लोगों का गेम्स में इंटरेस्ट था, जो बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते थे, दे आर डेवलपिंग गेम्स नाउअडेज एंड दे आर मेकिंग बिलियन ट्रिलियंस, क्योंकि गेम्स जो है वो एक वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट है, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। अगर आप देखें कि किसी का मूवीज में इंटरेस्ट है, किसी का सिंगिंग में इंटरेस्ट है, दे आर इनटू दैट फील्ड, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे आई एम रनिंग अ बिजनेस विच इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बिकॉज माई इंटरेस्ट वॉज टू टीच। अगर मेरा इंटरेस्ट पढ़ाने में है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली कुछ काम कर सकता हूँ। अगर मेरा इंटरेस्ट लेट्स सपोज इसके अंदर है कि यार आई शुड सर्व द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग देम अ वेरी हाई क्वालिटी फूड, तो आप एक छोटे से फूड बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो आइडिया है ना, वो आइडिया सोचने के लिए आपको थोड़ा सा अपने साथ ही वक्त गुजारना पड़ेगा। देखिए, एक बच्चा मेरे पास आए और आके मुझे कहे कि सर मैं क्या बिजनेस करूं, मैं उसे कहूं कि तुम जाके टिश्यू पेपर बेच लो, उसका बड़ा स्कोप है। उसका नहीं है इंटरेस्ट है टिश्यू पेपर्स में, उसका नहीं है इंटरेस्ट एक साबुन बेचने के अंदर। जो आपका इंटरेस्ट है उस पे काम करें। आपका एक इंटरेस्ट डेवलप करें। अब यहाँ पे होता क्या है, हमारे अंदर एक डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं है, हमें अपने पहले इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना नहीं आता। अगर वो पता चल भी जाए कि मैं इस तरफ ज्यादा लीन कर रहा हूँ, तब भी वो क्या है, डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं है। डिसीजन मेकिंग स्किल क्यों नहीं है? पहले मैं चाचू से पूछ लूं, पहले मैं मामू से अब्बू से पूछ लूं, अब्बू से पूछ लूं, मैं सब लोगों से पूछ लूं, फिर जो मैं कर रहा हूँ क्यों कर रहे हो, मेरे मामू ने कहा था, मेरे खाला के बेटे ने कहा था, अब्बू ने कहा था कि ये कर लो। वेयर आर यू? अगर आप वो नहीं करोगे जिसके अंदर आपका एक पैशन है, तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे। आप उसको एक एक्सटेंट तक लेके नहीं जा सकोगे। एवरेज काम आप कर लोगे और बिलो एवरेज आप रह लोगे और जिंदगी भी गुजार लोगे, लेकिन वो टाइम कब आएगा जिस वक्त आप खुद अपने बारे में सोचोगे। एग्जैक्टली। अच्छा, एक तो शौक है, दूसरा लोगों को बहुत जल्दी एक्सेल करने का जो शौक है, एग्जैक्टली, वो भी अक्सर आपको फेलियर की तरफ ले जाता है। देखें, आपको एक्सेल करने का शौक है, मेरा ख्याल है इससे बड़ा आपकी लाइफ में आपके ऊपर कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती। उन लोगों का सोचें जिनको नहीं है। नहीं, बिजनेस में देखिए, बिजनेस में एक्सेल करने के शौक में अक्सर लोग 2 नंबरी का रास्ता भी अपना लेते हैं। नहीं, वो तो ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि टायर्स का बिजनेस है, तो स्मगल टायर्स बहुत आते हैं पाकिस्तान में। कपड़े का बिजनेस है, हालांकि हम कपड़े में खुद कफील है, हम एक्सपोर्ट में नंबर 1 है पूरी दुनिया में, इसके बावजूद पाकिस्तान में स्मगलिंग का कपड़ा आता है। अब सॉरी मैं ये सारे अल्फाज बोल रहा हूँ, लेकिन हमें बिजनेस मैनेजमेंट भी करनी है, हमें पूरी दुनिया को बताना है कि हम पे ट्रस्ट करें। अच्छा, आप तो शायद एक बहुत सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ फ्रॉड की बात कर रहे हैं।
यहाँ पे तो आप देखें जो फूड के अंदर जो उन्होंने किया, Sophisticated fraud, जी। वो उसमें तो कुछ check and फूड balance के ऊपर नहीं है। किया जा रहा है, Yes. इवन हर एक आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि इवन लाइफ को डिस्ट्रॉय करके रख देती हैं। आपकी मेडिसिन के अंदर ऐसे किया जा रहा है। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि आपके एज अ कौम हमारे अंदर एक मोरालिटी बिल्ड होनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड होनी चाहिए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे आती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी हमारे इंस्टीट्यूट्स के ऊपर आती है। इसके ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं, ये एलिमिनेट नहीं हो सकता विद इन 1 to 3 years। इट विल टेक मिनिमम 10 to 15 years। 10 to 15 years। जैसे एक जीनोसाइड का प्रॉब्लम हुआ युगांडा में, तो उन्होंने क्या किया कि लाइक पीपल आर किलिंग ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट उनके रिलीजन बिलीफ्स के ऊपर, उनके पॉलिटिकल बिलीफ के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मार्केट वो चले गए स्कूल्स में। स्कूल्स में जाकर उन्होंने वहाँ पे सिविलाइजेशन ऐड की, सिटीजनशिप ऐड की, मोरालिटीज ऐड की, ये सब कुछ किया। और जब 15 साल के बाद वो स्कूल के बच्चे मार्केट में आए, इट वाज टोटली डिफरेंट सिनेरियो। तो आपको बेस लाइन से पकड़ना पड़ेगा। अगर आज आप काम स्टार्ट करेंगे और ये सब चीज़ें जो हमें इरिटेट कर रही हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो अच्छे बुरे का फ़र्क किसी को नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ उसको पैसा नज़र आ रहा है, अगर आप इस माइंड को थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं, काम आज से शुरू करें, इट विल टेक 10 to 15 years एंड यू विल सी अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन द मार्केट। बहुत अच्छी बेस बात लाइन की से आपने, काम बिल्कुल। चेंज होता है ना। Exactly. तो अगर आज इस वक्त मैं आपको कहूँ ना, आप अपना माइंडसेट चेंज कर लें, अगर मैं आपको कहूँ आप एक पॉलिटिकल पार्टी को कर रहे हैं, आप दूसरी को कर लें, आपके लिए मुश्किल होगा। एक Exactly. बड़े इंसान को जब आप कहें ना अपना रिलीजन चेंज करो, बड़ा मुश्किल होता है। एक बच्चे को, छोटा सा बच्चा जो इस वक्त बिल्कुल अभी इनिशिएट किया उसने अपनी थॉट प्रोसेस को, उसको आप जिस मर्जी मजहब में ले जाएं, जिस मर्जी आप उसको जुबान में ले जाएं, उस वक्त आसान है। तो मेरा ख्याल है ये पॉजिटिविटी और ये सब चीजें अब इस जनरेशन पे कुछ नहीं हो सकता। आई एम रियली सॉरी टू से, हमें नेक्स्ट जनरेशन पे फोकस करने की जरूरत है। फरहान साहब, खवातीन को बिजनेस की तरफ किस तरह से आप ला सकते हैं, क्या कोई टिप्स हैं? और फिर खवातीन ज़्यादातर जो हैं वो क्लोथिंग लाइन में चली जाती हैं, सैलॉन्स के बिजनेस में चली जाती हैं, और हर खातून जो है, अगर हम देखें तो वो यही काम कर रही है, वो अपना ब्रांड बना लेती हैं, वो सैलॉन्स खोल लेती हैं। किस तरह से वो बाकी लोगों से अच्छा काम कर सकती हैं? कहते हैं ना, कम खर्च बाला नशी, तो कम पैसों में अच्छा काम कैसे एक खातून जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं? मैं सबसे बड़ी चीज़ है कि आज का दौर है सोशल मीडिया का। अगेन लेडीज भी जो भी प्रोडक्ट बाय करना, सेल आउट करना चाह रहे हैं, जस्ट यूज द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस वक्त अपने पीक पे है, जो अब रिसर्च कह रही है कि इट विल आल्सो गो डाउन आफ्टर 10 to 15 years बिकॉज पीपल विल गेट सो हैबिचुअल और माइट बी दे विल गेट बोर विद दिस थिंग। बट स्टिल इस वक्त एक टाइम है कि आप अपने सोशल मीडिया से अपना काम बिल्कुल सही। फरहान साहब, थैंक यू वेरी मच। टाइम खत्म हो चुका है, वरना बातें और मजीद बहुत करनी थी आपसे। बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। ख्याल रखें अपना एंड कीप वॉचिंग सुनो पाकिस्तान।